नमस्कार, डेन न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं प्रतिज्ञा कश्यप। खबरें विस्तार से। मुजफ्फरपुर जिले में कोरोना जांच के नाम पर अजीबोगरीब घटना सामने आ रही है। बिना जांच करवाए लोगों के मोबाइल पर निगेटिव रिपोर्ट आ रहे हैं, जिससे लोग हैरान हैं। पहले भी इस तरह की घटना सामने आई थी। पिछले दिनों सरकारी अस्पताल के एक लैब टेक्नीशियन के पास से 4000 किट पकड़ा गया था। वहीं एक बार फिर से कोरोना की जांच में बड़े पैमाने पर फर्जीवाड़ा उजागर होने की आशंका जताई जा रही है। जिले में स्वास्थ्य विभाग ने ऐसे लोगों को जांच रिपोर्ट भेजी जिन्होंने कभी सैंपल दिया ही नहीं। जांच में सैंपल देने वालों का जो मोबाइल नंबर सरकारी बही खाते में दर्ज है, उसमें से कई फीसदी नंबर गलत निकले हैं। हद देखिए, लोगों को 1.5 महीने बाद एंटीजन टेस्ट की रिपोर्ट भेजी गई है, जिसका परिणाम सिर्फ 15 मिनट में आता है। आपको बता दें कि कोरोना की पहली लहर के समय भी बिहार में बड़े पैमाने पर कोरोना टेस्टिंग में घोटाला उजागर हुआ था। अब दूसरी लहर में भी यही देखने को मिल रहा है। जिले में कई लोगों को फर्जी जांच रिपोर्ट भेज दी गई है। उन्होंने कभी सैंपल दिया ही नहीं था, लेकिन जांच रिपोर्ट नेगेटिव आ गई। शहर के कई ऐसे लोग हैं जिनके मोबाइल पर बिना जांच कराए हुए रिपोर्ट नेगेटिव आ गई है, जिससे लोग हैरान हैं। सुनिए, लकड़ी ढाई निवासी मुकेश चंद्रशेखर ने बताया कि उन्होंने कभी सैंपल दिया ही नहीं। मोबाइल पर कोरोना जांच टेस्ट का तीनों व्यक्ति का मैसेज आया। हम लोगों ने कहीं इस तरह का किसी प्रकार का जांच कराया नहीं। मैं एक खुद सामाजिक कार्य करता हूं, स्थानीय वार्ड 16 से संबंधित हूं। मुजफ्फरपुर ज़िला में हम लोग सामाजिक कार्य करते हैं। मुझे लगता है कि इस तरह का डॉक्यूमेंट्स लेके विभाग द्वारा कहीं न कहीं भारी घोटाले का साजिश का इसमें अंश लग रहा है। जो टेस्ट कराया नहीं गया उसका रिपोर्ट वो भी नेगेटिव करके मैसेज में आ गया। ये कहाँ से आया तो जांच का विषय है। जिला प्रशासन को चाहिए इस विषय में अविलंब जांच कराए। या तो ये घोटाले का मामला ये बहुत लगता है कि काफ़ी दिनों से चल रहा होगा। इसलिए मेरा मांग है कि कम से कम जिला प्रशासन इस विषय को गंभीरता से लेते हुए जांच कराए। यह मुरौल प्रखंड PSC, जहां हम लोग बगल में मुरौल के हाई स्कूल में हम लोग टीकाकरण करवाए थे, उसी के दरमियान 26 तारीख को यह मैसेज आया। सिविल सर्जन SK चौधरी ने बताया कि बगैर जांच कराए रिपोर्ट आने के मामले की जांच कराई जाएगी। गड़बड़ी हुई होगी तो कार्रवाई होगी। उन्होंने कहा कि एक साथ कई काम चलने से थोड़ी बहुत गड़बड़ी हो जा रही है, जल्द ही इसको ठीक कर लिया जाएगा। तो मामला देखिए 1, 2, 3 मिला है हम लोगों को भी, लेकिन उसका जांच किए हैं, उसमें कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है। और जहां तक देखिए ये डाटा का जो बैकलॉग हो गया 90,000 का, या जो भी हमारे ज़िला में हुआ, बहुत से पेपर में निकाला है। खैर उनको नहीं जानकारी था निकाला, लेकिन आप समझ लीजिए कि अभी जो है टेस्टिंग चल रहा है, वैक्सीनेशन चल रहा है, इसके अलावा RI का काम चल रहा है, जो भी रूटीन वर्क है PSC का सब चल रहा है। और पिछले साल कोविड-19 में था कि केवल कोविड-19 का काम चलता था। आप इमेजिन कीजिए कि जो मेरा मैन पावर है, वही मैन पावर वैक्सीनेशन में भी लगा हुआ है, डाटा एंट्री करने में वही मैन पावर लगा हुआ है, टेस्टिंग में भी लगा हुआ है। तो बट नेचुरल है कि थोड़ा सा काम इधर उधर होगा, लेकिन सारा चीज़ हमारा मुँह मिल गया है। सारा चीज़ पेंडिंग जो है मेरा आपको डेट हो गया है, और इसीलिए सरकार ने मानव बल दिया है। मानव बल का हम लोग ले लिए हैं ज्वाइनिंग। उसके आने से हम लोग को राहत हुई है, काम में थोड़ा सा सुधार हुआ है। और उम्मीद करते हैं कि अब जो मेरा वैक्सीनेशन का एक अलग टीम रहेगा डाटा ऑपरेटर का, और उसी तरह से जो है टेस्टिंग का जो है उसका एक अलग टीम रहेगा डाटा ऑपरेटर। तो हम समझते हैं कि अब इसी शिकायत नहीं मिलेगी। चक्रवाती तूफान यास की वजह से लगातार हो रही भारी बारिश के कारण बागमती नदी उफान पर है, जिसके कारण मुजफ्फरपुर के कटरा और औराई के निचले इलाकों में बाढ़ का खतरा उत्पन्न हो गया है। नदी की तेज प्रवाह की वजह से कटरा के बसघट्टा में औराई प्रखंड को जोड़ने वाले पीपा पुल का दोनों तरफ का अप्रोच ध्वस्त होकर तेज धार में बह गया, जिससे कटरा का औराई प्रखंड से सड़क संपर्क टूट गया है। फिलहाल इस पीपा पुल के क्षतिग्रस्त होने से कटरा प्रखंड के कई पंचायत समेत औराई और सीतामढ़ी के सड़क संपर्क भंग हो गए हैं, जिससे स्थानीय लोगों को आवागमन में फिलहाल काफी कठिनाई का सामना करना पड़ रहा है। वहीं बागमती नदी के जल संग्रहण क्षेत्र में तूफान के कारण हुए भारी बारिश की वजह से अभी भी बागमती नदी के जलस्तर में बढ़ोतरी देखी जा रही है। वहीं राहगीरों ने बताया कि कई वर्षों से इस इलाके का यही हाल है। बारिश वाले दिनों में इस इलाके से आना जाना काफी मुश्किल है, लेकिन इसके बावजूद जनप्रतिनिधि और प्रशासन कोई भी सुनने को तैयार नहीं है।
बहुत परेशानी हो रहा है यहाँ, बहुत परेशानी हो रहा है। लोग के शादी ब्याह करना मुश्किल हो रहा है। अगर किसी को इमरजेंसी हो जाए, डिलीवरी पेशेंट हो जाए तो बहुत दिक्कत का सामना करना पड़ता है। मुजफ्फरपुर जाना पड़ता है, फिर रास्ते ही मर जाता है आदमी। और यहाँ का सांसद और विधायक रामसूरत राय है, मंत्री है, वो भी 10 साल से है। इस बार वो जीते हैं चुनाव और वो भी लोग कुछ भी नहीं करते हैं। और अजय निषाद घटिया निर्माण करके यहाँ पीपा पुल का पैसा लेकर उद्घाटन कर दिए। वो लोगों को पैसा लगता है, वो लोग बड़े आदमी है, विधायक है, उन लोग को तो एकदम असेंबली में रहते हैं। हम लोग 10 रुपया 20 रुपया दे के डेली अप डाउन करते हैं। जरूरी पड़ता है, निजी कोई लगाया हुआ है पूंजी, पैसा देना पड़ता है। सरकार से क्या मांग करते हैं? सरकार से मांग कर रहे हैं, पुल हम लोग को चाहिए, पक्का पुल चाहिए। क्या करें, मजदूर को तो जनबे कर दे, कहीं नहीं कमाएंगे तो खाएंगे क्या, वाला बच्चा सबके साथ है, सब देखना पड़ता है। क्या करें, मजबूरी है। जनप्रतिनिधि भी है, अच्छे सुनते नहीं है जी, नहीं सुनते। होता है, हम लोग को रात दिन का रास्ता है, कटरा ब्लॉक आना पड़ता है। मतलब परेशानी हो रहा है? बहुत परेशानी है। कब से ये प्रॉब्लम है? ये प्रॉब्लम तो कम से कम 10 साल से है। जनप्रतिनिधि सब सुनता नहीं है? सब कुछ नहीं, तो क्या सुनेगा? वो दिखता नहीं है क्या? प्रचार में आते नहीं है क्या? तो चुनाव के समय वोट देते हैं, फिर यही हाल है। नहीं देंगे तो बैकआउट भी करेंगे तो क्या मिलेगा? चुनाव से बैकआउट भी करेंगे तो हम लोग को क्या मिलेगा? आज तक कुछ कहीं किसी को कुछ मिला है क्या? कहाँ से आ रहे थे? हम तो आ रहे हैं बसगट्टा से, पंचायत से। रोज इधर से गुजरना होता है? रोज गुजरना पड़ता है, नौकरी पेशा वाले लोग हैं, मुजफ्फरपुर रोज जाना रहता है। कोई सुन नहीं रहा है। समुद्री तूफान यास का असर भले ही खत्म हो गया हो, लेकिन अपने पीछे तूफान ने मुजफ्फरपुर में बर्बादी का ऐसा मंजर छोड़ा है जिसको देखकर किसानों का कलेजा बैठ गया है। 3 दिनों की बारिश और तूफान ने जिले में सब्जियों की फसल को पूरी तरह बर्बाद और नष्ट कर दिया है, जिससे जिले के अन्नदाताओं की कमर टूट गई है। सबसे परेशानी की बात यह है कि बिहार में भी यास तूफान ने भारी तबाही मचाई है, लेकिन इसके बाद भी अभी तक राज्य सरकार के द्वारा किसानों के फसल को हुए नुकसान के आकलन और उसकी भरपाई के लिए कोई घोषणा नहीं की गई है। ऐसे में इस कोरोना संक्रमण काल में बुरे दौर से गुजर रहे किसान पूरी तरह बर्बाद और तबाह हो गए हैं। मुजफ्फरपुर में तूफान से सबसे अधिक तबाही कांटी और मीनापुर प्रखंड में हुई है, जहां भारी बारिश की वजह से सब्जियों की फसल पूरी तरह पानी में डूब गई है। इन प्रखंड के हजारों एकड़ में लगी फूल गोभी, भिंडी, परवल, नेनुआ, टमाटर, खीरा और करेले की फसल पूरी तरह जलमग्न हो गई है। ऐसे में किसान सिर्फ अपनी आंखों के सामने अपनी फसल को खत्म होता देख रहे हैं। कांटी के कोठियां, मधुबन, कुशी, मधुबन छपड़ा, नरसंडा, बहादुरपुर, फुलकहा, पहाड़पुर, सदातपुर, बड़ा भर्ती गांवों में सबसे अधिक सब्जियों की फसल को नुकसान पहुंचा है। प्रखंड के कई गांवों के किसानों की मेहनत पर पूरी तरह पानी फिर गया है। इन इलाके में खेत में लगी फसल में पानी पूरी तरह भर गया है। इससे सब्जी सहित अन्य फसलों को भारी नुकसान हुआ है। गौरतलब है कि किसान पहले से ही लॉकडाउन की पाबंदी की वजह से सब्जियों का भाव नहीं मिलने से बेहद परेशान थे। ऊपर से प्रकृति के कहर ने किसानों के सभी अरमानों पर पानी फेर दिया है। यास चक्रवात के चलते लगातार हुई बारिश ने जिले के किसानों की रही सही उम्मीदों को भी खत्म कर दिया है। अभी 2 दिन से आंधी तूफान था और बारिश भी बहुत तेज था और हम लोग खेती लगाए हुए थे गोभी, 15 कट्ठा के लगभग में था, वो दह गया। हाँ, अभी जो चुन कर जो उसमें से उखाड़ कर जो लाए हैं से यहाँ पड़ा हुआ है। हाँ, बाकी बात सब खत्म हो गया उसी में। यास तूफान का मुसीबत आप लोगों को काफ़ी था? बहुत ख़राब था। हाँ। 2 दिन का पानी है कि? हाँ, 2 दिन के पानी है। अच्छा, लगभग इधर कितना क्या क्या चीज़ का खेती होता था? इधर खेती था, खाली गोभी था, टमाटर था, बैगन, ये सब का खेती था। पूरा दह गया? पूरा ख़त्म हो गया। कितना का नुकसान हुआ होगा सब लोगों को लगभग? सब लोगों के तो ऐसे तो मानेंगे तो करोड़ों कम पड़ जाएगा। हाँ, ऐसे हमको क्षति हुआ है लगभग 50,000 का। कर्ज उर्ज भी लिए थे? कर्ज लिए हुए थे, वही मीटिंग वाला लोन जो उठाते हैं सप्ताही वाला, वही लोन लिए हुए थे। अच्छा, कितना दूर में किए थे? 6 कट्ठा। 6 कट्ठा। कितना पैसा लगा था इसमें? 50,000 रुपया लागत खर्च था इसमें। कर्ज लेकर किए थे कि अपना पैसा? खर्च था, कुछ अपन था।
पूरा बर्बाद हो गया। कितना दिन लगता है इसको अति तैयारी होने में? 60 दिन के बाद होता है। तो परिवार कैसे चले? इसी से चलता था या किसी? इसी से चलता था, इसी से हम लोग निर्धारित है खेती से। तो क्या कोरोना के पहले लॉकडाउन से ट्रांसपोर्टर अभी उभरे भी नहीं थे कि दूसरे लॉकडाउन ने उन्हें हाशिए पर ला दिया है, यानी ऐसा नुकसान जिसकी भरपाई करना भी मुश्किल है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने बिहार सरकार से टैक्स माफ करने की मांग की है। अगर सरकार बिहार के ट्रांसपोर्टरों की इस मांग को सुन लेती है तो इन्हें संजीवनी मिल जाएगी, नहीं तो ट्रांसपोर्टरों का विलुप्त होना तय है। ज्यादातर बसें व ट्रक दूसरे लॉकडाउन में खड़ी रह गईं, जबकि पिछले लॉकडाउन के दौरान केंद्र सरकार से ट्रांसपोर्टरों को कुछ राहत भी मिली थी, खासकर फाइनेंसरों से कुछ छूट मिली थी। पर कोरोना के दूसरे लहर में किसी प्रकार की कोई राहत मिलता नहीं दिख रहा। ऐसी स्थिति में केंद्र या राज्य सरकार ट्रांसपोर्टरों की मदद के लिए कोई ठोस पहल नहीं करती है तो ट्रांसपोर्टरों का कारोबार रसातल में जाना तय माना जा रहा है। बिहार मोटर ट्रांसपोर्ट फेडरेशन के अध्यक्ष उदय शंकर प्रसाद सिंह ने केंद्र और राज्य सरकार से ट्रांसपोर्टरों की मदद के लिए गुहार लगाई है। सही मायने में ये ट्रांसपोर्टर तो एक तरह से ऑक्सीजन पर चल रहा। आज के डेट में छोटा ट्रांसपोर्टर हो या बड़ा, भारत सरकार या बिहार सरकार जो ऑक्सीजन दे रही मरीज को, उसी स्थिति में सब लोग गुजर रहे हैं। टैक्स का सरकार के प्रति सोचना चाहिए। गाड़ी परिचालन नगण्य है, 5% भी गाड़ी नहीं चल पा रही है। ट्रक का भी वही स्थिति है, लॉकडाउन है तब बालू लादिए नहीं सकता है, और बस में पैसेंजर हो ही नहीं रहा है, थ्री व्हीलर चलिए नहीं रहा है। ऐसी स्थिति में ट्रांसपोर्टर का बहुत ही दयनीय स्थिति हो गया है, और इससे जुड़े हुए जो कर्मचारी हैं उनके लिए भी बहुत दर्दनाक स्थिति है। कोई जो स्टाफ हैं 50-40 साल से रह रहे हैं, वो लोग आते हैं तो थोड़ा सा कहीं से उपाय करके किसी ढंग से जीवन बसर हो परिवार के साथ, तो कुछ उपाय करके दे रहे हैं। इन ट्रांसपोर्टर आज के डेट में छोटा हुआ बड़ा सब कर्ज से लद गया है, और इसका भरपाई मेरे समझ से 2-4 साल में संभव नहीं है। ट्रांसपोर्टर बहुत सारे रोड से ऑफ हो जाएंगे, क्योंकि उसको फिर सुचारू रूप से चलाने के लिए टायर, बीमा वगैरह वगैरह सब चाहिए, तो ये संभव नहीं है। सरकार का लॉकडाउन तो चूंकि करना ही था, नहीं करने से स्थिति बद से बदतर हो जाता और ज़्यादा लोग का कैजुअलिटी होता, वो अच्छी पहल है। साथ ही जो व्यवसाय से जुड़े हुए हैं, खास करके ट्रांसपोर्ट व्यवसाय, जो एडवांस टैक्स देना पड़ता है सब कुछ, तब गाड़ी का परिचालन होता है, उन लोगों का स्थिति बहुत ही बद से बदतर हो गया है। इस पर सरकार को सोचना चाहिए। बिहार सरकार से हम आग्रह करेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी से कि इस पर विचार करें। एक तरफ जहां अपराध पर अंकुश लगाने को लेकर आईजी गणेश कुमार के निर्देश पर पूरे जिले में स्मैकियरों के खिलाफ लगातार अभियान चलाया जा रहा है, वहीं शहरी इलाकों में स्मैकियर का दहशत कमने का नाम नहीं ले रहा है। ताजा मामला नगर थाना क्षेत्र के सरैयागंज स्थित गंज गज धार चौधरी लेन धोबिया गली मोहल्ले की है, जहां स्मैक पीने का विरोध करना स्थानीय लोगों को महंगा पड़ गया। दर्जन भर से ऊपर की संख्या में आए स्मैकियरों ने मोहल्ले के बद्री प्रसाद गुप्ता और उनके पुत्र आशीष कुमार सोनी को मारपीट कर घायल कर दिया। साथ ही स्मैकियरों ने घर के महिला के साथ भी मारपीट की, जिसके बाद पीड़ित मोहल्ले के लोगों ने इसकी शिकायत नगर थाने में की है। घटना के संबंध में धोबिया गली निवासी बद्री प्रसाद गुप्ता के पुत्र आशीष कुमार सोनी ने बताया कि मोहल्ले में जुआरी और स्मैकियरों का अड्डा बना हुआ है, जिसका आज जब विरोध किया गया तो दर्जनों से ऊपर की संख्या में आए स्मैकियरों ने घर में घुसकर मारपीट किया है, जिसकी वीडियो सीसीटीवी में कैद है। मेरे साथ मारपीट किया गया है
कुछ लड़के मेरे मोहल्ले में आते हैं मेरे घर के पास, वो जुआ खेलते हैं, गांजा पीते हैं, शराब पीते हैं और हमारे फैमिली के साथ, परिवार वालों के साथ छेड़छाड़ करने की कोशिश करते हैं। ये सब मना करने के उपरांत उन्होंने हमसे मारपीट किया और हम पर हमला किया। कौन लोग हैं ये लोग? ये लोग भारत जलपान के सामने मोहल्ला है, मेस्तर टोली के लोग हैं, बस वही। कितने ऐसे लड़के हैं जो वहाँ पे बैठते होंगे? 4-5 लड़के हैं खासकर। बस क्या काम है उन लोगों का? बस दिन में वहाँ जुआ खेलना और गांजा पीना, यही काम है उन लोग का। आज क्या हुआ है? आज वही काम हो रहा था, तो मना करने के उपरांत जिसका हम लोगों ने विरोध किया तो 50 की संख्या में आकर वो लोग हम पर जानलेवा हमला करने का कोशिश लोग की। बैठे थे, पुलिस कंप्लेन वगैरह नहीं किए थे आप लोग? किए थे, लेकिन कोई सुनवाई नहीं होती। हाँ, लेकिन आई थी पुलिस, आए थे, समझाए, फिर चले गए, फिर दोबारा वो लोग किए। आज आए हैं थाना पे, क्या आश्वासन मिला है? बोले हैं कि इसके विषय में कार्रवाई होगी। एक तो पहले से ही लोग कोरोना की वजह से परेशान थे, अब महंगाई की मार ने लोगों की परेशानी और बढ़ा दी है। पेट्रोल डीजल की कीमतों के साथ अब खाने के तेल की कीमतें भी आसमान छू रही हैं। दरअसल इस महीने खाद्य तेलों की कीमतों में रिकॉर्ड इजाफा देखा गया है। कोरोना संक्रमण के बीच जिले के शहरी क्षेत्र के साथ ग्रामीण इलाके में भी सरसों तेल की बढ़ती कीमतों से लोग परेशान हैं। पिछले वर्ष लॉकडाउन में सरसों तेल का रेट 100 से 120 रुपए प्रति लीटर था, जो इस बार की लॉकडाउन में बढ़कर 200 रुपए तक हो गया है। माना जा रहा है कि सरसों की जमाखोरी और कम उपज की वजह से दाम बढ़ रहे हैं। सरसों तेल की कीमत इस महीने एक दशक के उच्चतम स्तर पर पहुंच गई है। ताजा आंकड़ों के मुताबिक थोक बाजार गोला में अरहर की दाल औसतन 105 से 110 रुपए प्रति किलो, उड़द दाल 110 से 115 रुपए प्रति किलो और मसूर की दाल 80 से 85 रुपए प्रति किलो पर पहुंच चुकी है, जबकि मूंग दाल भी 105 से 110 रुपए प्रति किलो पर बिक रही है। इधर सरसों का तेल 165 से 180 रुपए प्रति लीटर तक पहुंच गया है। अगर खुदरा तेल की बात की जाए तो यह 200 रुपए प्रति लीटर तक बिक रहे हैं। वहीं रिफाइंड ऑयल भी 140 से 160 रुपए प्रति लीटर बिक रहे हैं। सामान छू रही है। अभी पिछले लॉकडाउन के से एक तक पिछले लॉकडाउन की महंगाई, लॉकडाउन के कारण लोग परेशान हैं, और इस बार जो पेट्रोल डीजल के साथ साथ खाद्य सामग्री है, जैसे खाने में करू तेल का दाम पिछले वर्ष लॉकडाउन में 100 से 120 तक रेट था, लेकिन इस बार लग रहा है कि 200 रुपये लीटर भी पार कर जाएगी करू तेल। एक तो देखिए कि लॉकडाउन से लोग परेशान है। जो व्यक्ति गरीब मजदूर किसान जो लॉकडाउन में घर में रह रहे हैं, जो रोज कमाते से एक तो कमा नहीं रहे हैं और आज घर में रह रहे हैं, उनको करू तेल दाल खाने के लिए तरस रहे हैं, बिना तेल के सब्जी बना रहे हैं, उनका जीवन कैसे यापन होगा, यह चिंता की विषय है। सरकार को इस पर ध्यान देने की आवश्यकता है, इस महंगाई को रोकने की आवश्यकता है। जो लोग पहले चिल्लाते थे कि ये हुआ वो महंगाई में लोग धरने पर बैठते थे, वो लोग आज कहाँ है। गैस का दाम देखिए इसी तरह आसमान छू रही है। सब्सिडी खत्म हो गया तो लोग कहा जाएगा कि गरीब किसान मजदूर जिन लोगों को उजाला योजना के तहत गैस सिलेंडर मिला, आज उसको बोरा में लपेट करके महिलाएं घर में रखने का काम कर रही है। वह उजाला माने सब्सिडी नहीं मिल रहा है, ना गैस मिल रहा है, चूल्हा बेच दे रहा है कबाड़ के भाव में। तो मैं सरकार से पुनः मांग करूंगा कि इस तमाम महंगाई लॉकडाउन को देखते हुए गरीब मजदूर किसान को माने भूखमरी का ज़्यादा से ज़्यादा लोग आज कोरोना से ज़्यादा भूखमरी से मरने का काम कर रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करूंगा इस गरीब के कल्याण के लिए महंगाई का रोकने का काम करें। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के दूसरे कार्यकाल के सफलतापूर्वक 2 वर्ष पूरे होने पर रविवार को गरीबनाथ धाम मंडल के सदस्यों ने गरीब स्थान मंदिर के समीप एक निजी आवास पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मन की बात देशवासियों के साथ कार्यक्रम का सीधा प्रसारण सुना। भाजपा के जिला प्रवक्ता प्रभात कुमार ने बताया कि प्रधानमंत्री ने अपने मन की बात में कोरोना संक्रमण काल में सेना के द्वारा देशवासियों के लिए किए गए कार्यों के विषय में बात की, जिससे देशवासियों ने खुद को गौरवान्वित महसूस किया। वहीं गरीबनाथ मंडल अध्यक्ष प्रणव भूषण उर्फ मोनू भाई ने प्रधानमंत्री के बताए रास्ते पर चलने का आह्वान मंडल के सदस्यों के लिए किया। देश के प्रधानमंत्री आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के द्वारा मन की बात को आज हम सब गरीबनाथ नगर मंडल के कार्यकर्ताओं ने कोरोना नियम का पालन करते हुए वरिष्ठ भाजपा नेता पवन दुबे जी के आवास पर
मंडल अध्यक्ष पंडित भूषण बोनी जी के नेतृत्व में हम लोगों ने नरेंद्र मोदी जी के बातों को सुना और उन्होंने बड़ी बारीकी से यह बताया कि एक सदी के बाद इतना बड़ा त्रासदी कोरोना पैंडेमिक जो हम लोगों को आया है और हम अपने सूझबूझ से इस दूसरी लहर को भी किस प्रकार हम खत्म करने की ओर हैं। उन्होंने सेना के महत्व को बताया कि सेना सिर्फ मरने मारने का काम नहीं करती है। अगर हम पे आपदा विपदा आती है तो चाहे वो जल सेना हो, थल सेना हो, चाहे नभ सेना हो, सबके द्वारा चाहे ऑक्सीजन लाने का काम हो, चाहे लोगों को दवा पहुंचाने का काम हो, इसमें भी सेना आगे रहती है। और DRDO का भी उन्होंने बहुत ही विस्तार पूर्वक महत्व बताया कि DRDO का क्या महत्व है। साथ ही उन्होंने यह बताया कि आज तक भारत में जहां 900 मीट्रिक डेली ऑक्सीजन का उत्पादन होता था, आज 9000 मीट्रिक टन उत्पादन हो रहा है। आज देश दवा के प्रति, मेडिकल साइंस के प्रति पहले से और ज़्यादा बेहतर हो रहा है। और आज हम सभी गरीबनाथ मंडल के प्रमुख कार्यकर्ता एक जगह प्रधानमंत्री जी की मन की बात की कार्यक्रम को सुनने का काम किए हैं। प्रधानमंत्री जी ने जो देश की अभी त्रासदी चल रही है कोरोना, उसके बारे में जो योगदान है सेना का, तीनों सेना के योगदान का विस्तृत ब्यौरा किया। आज हमारे पार्टी का भी 7 वर्ष पूरा होने पर हम लोगों ने आज सेवा दिवस के रूप में विभिन्न चौक चौराहों और सब्जी मंडियों में मास्क का वितरण किया, सैनिटाइजर का वितरण किया और साबुन का वितरण किया है। और हम लोगों ने आपस में लोगों को सोशल डिस्टेंसिंग का महत्व बताया कि हम लोग जितना ज़्यादा अपने आप को सतर्क और सजग रखेंगे उतना ही देश संभलेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में भाजपा के जिलाध्यक्ष रंजन कुमार के नेतृत्व में रक्तदान शिविर का आयोजन मारीपुर के एक निजी अस्पताल में किया गया। इसमें पार्टी के युवाओं और गणमान्य महानुभावों ने बड़े उत्साह के साथ रक्तदान किया। 51 यूनिट से ज्यादा रक्त एकत्रित किए गए। रंजन कुमार ने युवाओं और कार्यकर्ताओं में जोश भरने के लिए स्वयं भी रक्तदान किया। साथ ही उन्होंने रक्तदाताओं को इस शिविर में भाग लेने के लिए धन्यवाद भी दिया। रंजन कुमार ने कहा कि युवाओं को इस मुश्किल समय में बढ़ चढ़कर आगे आना चाहिए। साथ ही उन्होंने बताया कि भाजपा कार्यकर्ताओं के शरीर के रक्त का एक एक बूंद देश और भाजपा को मजबूत करने के काम आएगा। आज केंद्र में मोदी सरकार के सफलतापूर्वक बेमिसाल 7 वर्ष पूरने के शुभ अवसर पर आज भारतीय जनता पार्टी सेवा ही संगठन है। इस कार्यक्रम के तहत हम लोग आज सुबह से जनता के बीच में जाकर काढ़ा पिलाने का, हल्दी का गर्म दूध पिलाने का, मास्क, सैनिटाइजर, साबुन, दवा का किट, राशन और आज पूरे ज़िले में ये कार्यक्रम हर मंडल में इस कार्यक्रम को किया गया है। इस कार्यक्रम के तहत लगभग हम लोग 700 के आसपास गांव में और शहर के मोहल्लों मिलाकर के 700 से अधिक स्थानों पर इस कार्यक्रम को किया गया है। करीब 80,000 के आसपास मास्क का वितरण किया गया है और करीब 2,000 आदमी को खाना खिलाया गया है। लगभग 750 राशन किट बांटा गया है। 10,000 से ऊपर दवा का किट लोगों के बीच में वितरण किया गया है। और इसी कार्यक्रम के तहत आज महारक्तदान शिविर का भी आयोजन किया गया है। तो हम भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता जिसके शरीर में एक एक खून का एक एक कतरा मोदी जी के लिए है। अगर इस आज तो 1 यूनिट हम लोग को खून देना है, अगर मोदी जी के लिए भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं को पूरे शरीर का भी खून देना पड़े तो वो कम है। तो आज हम लोग भारी संख्या में हम लोग रक्तदान कर रहे हैं। कोरोना काल में ऑक्सीजन की कमी को देखते हुए बालाजी परिवार और सहयोगी संस्था अर्जित श्याम के सहयोग से रविवार को परिवार के कार्यालय में ऑक्सीजन सेवा प्रारंभ किया गया। बालाजी परिवार के अध्यक्ष अमरेंद्र कुमार अमर ने कहा कि विगत समय में ऑक्सीजन की किल्लत एवं होम आइसोलेशन में रहने वालों के लिए सुलभ एवं आसान शर्त के साथ सभी के लिए उपलब्ध कराने के लिए हम लोगों ने प्रण लिया है। साथ ही कहा कि आने वाली तीसरी लहर से सावधान रहने की आवश्यकता है तथा सभी व्यक्ति से टीका लेने का अनुरोध भी किया। बालाजी परिवार अपने सहयोगी संस्था अर्जित श्याम के सहयोग से ऑक्सीजन बैंक की स्थापना, ऑक्सीजन सेवा की शुरुआत की है, जिसमें
आज हम लोग इस कोरोना महामारी के आपदा के समय जो शहरवासियों को झेलना पड़ा, उस दुख से दुखी होकर और सभी लोगों के सहयोग से हमारे अर्जी श्याम से मित्र हमारे गौतम शर्मा, आलोक शर्मा और उनके टीम के सहयोग से हम लोगों ने आज गरीबों के लिए कम से कम जमा राशि और कम से कम शुल्क पर उनको ये सेवा उपलब्ध कराने का प्रण किए हैं और अधिक से अधिक लोगों के बीच में हम ये सेवा पहुंचाने का काम करेंगे। इसके लिए हम धन्यवाद देना चाहते हैं अपने उप विकास आयुक्त जी को, जिन्होंने हमें इस कार्य के लिए हम लोगों को आदेश दिया है, परमिशन दिया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी सरकार के कार्यकाल के 7 वर्ष पूरे होने पर भाजपा में सेवा ही संगठन है के तहत भाजपा अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ के जिला उपाध्यक्ष चर्चित भाजपा नेता अलीमुद्दीन जुन्नू ने लगभग 100 जरूरतमंदों के बीच खाद्य सामग्री, सैनिटाइजर और मास्क का वितरण किया। भाजपा के नेता ने बताया कि प्रधानमंत्री के 7 साल का कार्यकाल आम लोगों के बीच काफी सराहनीय रहा है और आगे भी रहेगा। भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने जिला में घूम फिर करके सैकड़ों गरीबों लोगों को आज जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री का 7 साल का जो कार्यकाल सफल रहा है, उसी के खुशी में हम लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता पूरे भारत में गरीबों के बीच जा कर के उनके राशन पानी का और उनके खाने पीने का, उनके दवा का, सैनिटाइजर का, मास्क का और दवाई साबुन का वितरण किया गया। इसी को देखते हुए हमारे जिला के कप्तान, जिला अध्यक्ष श्री रंजन कुमार जी के दिशा निर्देश पर भाजपा अल्पसंख्यक मोर्चा ने भी जिला में घूम कर सैकड़ों लोगों के बीच, जो गरीब लोग तबका के लोग थे, उनको राशन पानी दिया गया, नाश्ता दिया गया, सैनिटाइजर दिया गया, मास्क दिया गया, दवाई और साबुन का वितरण किया गया। बनारस बैंक चौक इमामगंज स्थित हजरत दाता पीर मोमिन शाह के 568वें सालाना उर्स मुबारक के मौके पर रविवार को मदीना शरीफ से आई चादर पोशी की गई। साथ ही देश में अमन चैन रहे, इसकी दुआ भी की गई। इस बार लॉकडाउन के कारण इमामगंज मोहल्ले में किसी तरह के मेले का आयोजन नहीं किया गया था। हर साल इमामगंज मोहल्ले में सालाना उर्स के मौके पर मज़ार शरीफ पर काफ़ी संख्या में लोग जियारत के लिए पहुंचते थे, लेकिन इस बार कोरोना महामारी की वजह से बाहरी लोगों का प्रवेश मज़ार के अंदर बंद रहा। मौके पर मज़ार कमेटी के सदस्य मुजफ्फर हसन, इकबाल हुसैन, चांद परवेज और राजू नैयर समेत काफ़ी संख्या में लोग मौजूद रहे। आज दाता पीर मोमिन शाह मज़ार का 566वां उर्स मनाया गया और बड़ी शांति से और सादगी से मनाया गया। हर साल की तरह इस साल भी सिर्फ आपसी जितने भी सेक्रेटरी के लोग हैं, मतलब जितने मज़ार कमेटी के लोग हैं, वही लोगों ने आज उर्स मनाया बिल्कुल सादगी से। और इस कोरोना काल और सरकार का गाइडलाइन को देखते हुए हम लोगों ने दाता पीर मोमिन शाह से दुआ किया कि इस देश से, क्या इस पूरे दुनिया से कोरोना की समाप्ति हो जाए। और यह देख रहे हैं आप लोग कि यहाँ पर मेला भी नहीं लगाया गया, कोई आयोजन नहीं किया गया, सिर्फ कमेटी के लोग इसकी चादर, जो रस्म होता है उस रस्म को निभाया गया बस। मदीना शरीफ का चादर चढ़ाया? हाँ, यहाँ मदीना शरीफ का चादर चढ़ाया गया। आज लास्ट था और आज चढ़ाया गया। और नागरिक मोर्चा ने रविवार को जल जमाव और नगर निगम के खिलाफ मिठनपुरा रोड में जल जमाव में खड़े होकर प्रदर्शन किया। मोर्चा के महासचिव मोहन प्रसाद सिन्हा ने कहा कि सभी छोटे बड़े नाले जाम हैं। उड़ाही के नाम पर सिर्फ खाना पूर्ति की जाती है। मॉनसून के पहले सही से नाले की उड़ाही नहीं होगी तो हम लोग टैक्स देना बंद कर देंगे। मौके पर रमेश प्रसाद सहित काफी लोग मौजूद रहे। विरोध सभा का आयोजन कर जिला प्रशासन एवं नगर निगम को चेतावनी देती है कि अगर शहर की नारकीय हालत से जनता को मुक्त नहीं किया गया और जल जमाव की समस्याओं का हल नहीं निकाला गया तो मुजफ्फरपुर का चक्का जाम होगा, नगर निगम का कर भुगतान बंद होगा, नगर निगम का कर्जालय बंद होगा। जो नगर निगम जल जमाव से जनता को मुक्त नहीं कर सकती है,
ऐसे नगर निगम कार्यालय को रखना जनता के लिए, मुजफ्फरपुर के लिए अभिशाप है। इसे अविलंब बंद कर देना चाहिए और बिहार सरकार को ऐसे निकम्मी और अक्षम नगर निगम को अविलंब भंग कर देना चाहिए। नाला की उड़ाही नहीं होने के कारण आज जनता को भारी समस्याओं का समाधान करना पड़ रहा है। अभी पूरा बारिश बाकी है और जल जमाव से जनता त्रस्त है। चाहे मिठनपुरा हो या मोती झील, बालू घाट हो या खारा घाट, कल्याणी हो या ब्रह्मपुरा, मारीपुर, अघोरिया बाजार, कलमबाग रोड, सभी स्थानों पर गली मोहल्ले में लोगों को निकलना चलना लोगों को मुश्किल हो गया है। इसलिए नगर निगम जगे, नहीं तो जनता जगेगी और फिर नगर निगम का हुक्का पानी बंद कर देगी।